किसी भी यौगिक में तत्वों का भार अनुपात स्थिर रहता है, चाहे उन्हें किसी भी विधि से बनाया जाए। यही स्थिर अनुपात का नियम। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 11 की यूनिट संख्या 1 परिचय या रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, इस चैप्टर की वीडियो संख्या 6 को पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण नियम जो रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी परीक्षा से अधिक कॉम्पिटिशन्स, नीट और जेईई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखें और जो भी स्टेप आपको समझ ना आए आप कमेंट करके पूछ लें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चेक कर लीजिए कि सब्सक्राइब वाला बटन यदि आपको लाल रंग का दिख रहा है तो उसे दबाकर ग्रे बना दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नई वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करें। पहली हेडिंग बनाएंगे बच्चों, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बच्चों, इस नियम को दिया था फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रेंच का मतलब बच्चों फ्रांस के वैज्ञानिक प्राउस्ट ने। हिंदी में इसे प्राउस्ट को ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश में ऐसे, ठीक है। तो इस नियम को दिया था, स्थिर अनुपात के नियम को दिया था बच्चों फ्रेंच साइंटिस्ट प्राउस्ट ने। इस नियम के अनुसार यहाँ पर आगे कुछ नहीं लिखना है, खाली इसके आगे प्राउस्ट लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि इस नियम को किसने दिया था। ये नहीं लिखना है कि इस नियम को प्राउस्ट ने दिया था, आपको केवल पता होना चाहिए। आगे ऐसे लिख लेना इसी के सामने, फ्रेंच साइंटिस्ट प्राउस्ट ने। अब लिखना शुरू करेंगे बच्चों। किसी भी यौगिक में उसके तत्वों का भार अनुपात स्थिर होता है, चाहे उन्हें किसी भी विधि से बनाया जाए। यही स्थिर अनुपात का नियम है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, किसी भी यौगिक में तत्वों का भार अनुपात स्थिर रहता है, चाहे उन्हें किसी भी विधि से बनाया जाए। यही स्थिर अनुपात का नियम है। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, उदाहरण। इजी का मतलब फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। एजी मतलब फॉर एग्जाम्पल। H2O जल, H2 है बच्चों जल का अणु। इसमें H और O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं। अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, ये हम देखेंगे इस नियम के अनुसार। तो बच्चों, H की मात्रा कितनी है इसमें देखिए। यदि हम देखते हैं इसमें H अनुपात O, H का परमाणु भार होता है बच्चों 1, H का परमाणु भार होता है 1। H के दो परमाणु हैं तो 2 एकम 2, यानी कि 2 गुणा 1। H का परमाणु भार कितना है बच्चों 1, H के दो परमाणु हैं तो टोटल H का भार कितना हो जाएगा 2 गुणा 1। अनुपात ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है बच्चों 16, तो 2 अनुपात 2 एकम 2, 2 अनुपात 16। 2 का भाग देंगे बच्चों दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 1 अनुपात 8। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, अतः H2O में यहाँ पर लिख देंगे, अतः H2O में H और O का अनुपात, O का भार अनुपात, इसका मतलब क्या है बच्चों, हमने देखा है H2 में H और O के भारों के अनुसार कितने कितने भार हैं, उनका रेशो क्या है, उनका अनुपात क्या है। तो कितना आया है 1 अनुपात 8, ठीक है, होता है। बच्चों
अब जितना भी जल है पृथ्वी पर, चाहे हम उसे किसी भी विधि से बनाएं, उसमें H और O का जो भार अनुपात होगा वो हमेशा 1:8 ही होगा। अब आप सोचेंगे कि जल तो जल होता है, उसे कई प्रकार से कैसे बनाया जा सकता है। तो बच्चों ध्यान से सुनिए हमारी बात को, जल को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहला मेथड होगा एलिमेंटल सिंथेसिस से, तत्वों द्वारा संश्लेषण से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परस्पर यदि हम क्रिया कराएं बच्चों, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये लिखना नहीं है केवल समझना है जो हम बता रहे हैं। हाइड्रोजन की क्रिया, यदि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो बनता है बच्चों जल, H2O। इसका मतलब क्या है, H2 हाइड्रोजन का एक अणु, हाफ O2, हाफ का मतलब 1/2 का मतलब हाफ, आधा अणु O2 का। ऑक्सीजन का आधा अणु का मतलब है बच्चों ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक अणु के साथ संयोग करेगा, लेकिन हम सीधे परमाणु को नहीं लिख सकते, अणु के रूप में लिखते हैं। तो 1/2 O2 बराबर, यानी कि एरो तीर का निशान का मतलब है बराबर H2O। एक तो मेथड हो गया बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दो तत्वों के संयोग से हम बना सकते हैं जल। दूसरी विधि होती है बच्चों अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण से। यदि हम किसी अम्ल में किसी क्षार को मिलाएं तो लवण के साथ साथ जल भी बनता है। देखिए HCl + NaOH, ये सब लिखना नहीं है, केवल आपको हम समझा रहे हैं। तो ये बनेगा NaCl + H2O + ऊष्मा। देखिए बच्चों इनकी रिएक्शन से इतना पोर्शन निकल जाएगा अलग NaCl के रूप में, ठीक है, ये जुड़ जाएगा तो H2O। अम्ल और क्षार, HCl है अम्ल, NaOH है क्षार। अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया जिसको हम कहते हैं उदासीनीकरण द्वारा भी जल बन सकता है। या कुछ यौगिक होते हैं बच्चों जिनमें जल हाइड्रेट के रूप में होता है, जैसे फिटकरी का सूत्र होता है बच्चों K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O। किसी के साथ इस तरह से देखिए CaCl2 × 2H2O। यदि हम इस तरह से लिख लेते हैं, मान लीजिए किसी अणु के साथ ये जल लिखते हैं, तो यह है बच्चों हाइड्रेटेड जल, जिसको क्रिस्टलीय जल कहते हैं। तो इसको भी प्राप्त कर सकते हैं गर्म करके, ठीक है। या जो साधारण जल बच्चों हमें अंडरग्राउंड पानी प्राप्त होता है, नल से, ट्यूबवेल से, अंडरग्राउंड वाटर जो पीते हैं हम, उसका संगठन भी H2O ही होता है। या समुद्र से प्राप्त करें या बारिश से प्राप्त करें, किसी भी स्रोत से या किसी भी विधि से हम बच्चों जल प्राप्त करेंगे तो उनमें प्रत्येक विधि से प्राप्त जल में हमेशा H और O का जो भार का अनुपात होगा, उनके परमाणु भारों का जो अनुपात होगा बच्चों भार के अनुसार, वो 1:8 ही आएगा। यही नियम है स्थिर अनुपात का नियम, जिसे फ्रेंच साइंटिस्ट प्राउस्ट ने दिया था। क्या है, किसी भी रासायनिक यौगिक में उसके तत्वों का भार अनुपात स्थिर रहता है, चाहे उसे किसी भी विधि से बनाया जाए। इसके बाद देखते हैं बच्चों दूसरा नियम। इसके बाद दूसरा नियम है बच्चों गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। इस नियम को दिया था बच्चों ब्रिटिश साइंटिस्ट, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने, ठीक है। उसके आगे बस ऐसे लिख लेना, डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था इसे? जॉन डाल्टन ने, खाली ऐसे लिख लेना आगे। इस नियम को जॉन डाल्टन ने दिया था, हिंदी में चाहे तो ऐसे डाल्टन ही कहा जाता है, डाल्टन ने। कौन थे? ब्रिटिश साइंटिस्ट। अब लिखना शुरू करेंगे बच्चों। जब दो तत्व A और B परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान या निश्चित भार के साथ सरल गुणित अनुपात में संयोग करते हैं। यही गुणित अनुपात का नियम है। वंस अगेन, जब दो तत्व A और B परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान
दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ सरल गुणित अनुपात में संयोग करते हैं। यही गुणित अनुपात का नियम है। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, ए और बी का मतलब है दो अलग अलग तत्व हैं। मान लिया एक तत्व ए है, दूसरा बी है। एग्जाम्पल है इसका बच्चों CO एंड CO2। यह है बच्चों एंड, चाहे तो आप हिंदी में और भी लिख सकते हैं, CO एंड CO2। ध्यान से देखिए बच्चों, ये दोनों ही यौगिक दो तत्वों से मिलकर बने हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्वों से मिलकर बने हैं। ये CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों में ही बच्चों कार्बन का एक एक परमाणु है। ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन के परमाणु इसमें एक हैं, इसमें दो हैं, यानी कि इसमें कार्बन की एक निश्चित मात्रा है और दूसरा तत्व जो ऑक्सीजन है उसकी अलग अलग मात्राएं कार्बन की निश्चित मात्रा के साथ संयोग कर रही हैं। अब देखते हैं कैसे गुणित अनुपात का नियम इसमें फॉलो होता है। तो देख लेंगे बच्चों, CO में कार्बन मोनोऑक्साइड में C/O, CO में कार्बन अनुपात O। कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होगा बच्चों ना है, देखिए कार्बन का परमाणु भार होता है 12 है, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है बच्चों 16। तो क्या हो गया 12/16। इसी को बच्चों हम लिख सकते हैं आगे, ये हो जाएगा 4 से भाग देते हैं 3/4, दोनों तरफ 4 का भाग दे देंगे, 4 × 12, 4 × 16। अब देखते हैं बच्चों, इससे आगे का है, मतलब इसके नीचे करना है आपको, हम आगे दिखा देते हैं। तो CO2 में ये वाला पोर्शन जो लिख रहे हैं बच्चों वो इसके नीचे लिखना है आपको। CO2 में C/O क्या बैठेगा बच्चों, कार्बन का एक परमाणु है तो कार्बन का परमाणु भार होता है बच्चों 12 अनुपात ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं 2, तो लिख देंगे 2 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा 12/16 दूनी 32। फिर से बच्चों इन्हें काट लेंगे हम 4 से, 4 × 12/4 ये सेम है बच्चों। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड में C/O 3/4 और CO2 में कार्बन अनुपात ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हो गया 3/8। अब गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है बच्चों, जब दो तत्व ए और बी आपस में संयोग करके 2 से अधिक यौगिक, 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का तो द्रव्यमान, एक तत्व का भार निश्चित रहता है, दूसरे का गुणा के रूप में बढ़ता है। तो आप देख रहे हैं स्पष्ट बच्चों, CO में C/O है 3/4, CO2 में C/O है 3/12। दोनों में ही आपको C 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, ऑक्सीजन की मात्राएं अलग अलग हैं। तो क्या लिखेंगे अब, CO और CO2 में कार्बन की 3 ग्राम या 12 ग्राम के साथ संयोग करने वाली O का अनुपात बराबर, देखिए बच्चों CO और CO2 में कार्बन की 3 ग्राम, क्योंकि 3 आ रहा है दोनों में, या मान सकते हैं 12 ग्राम ब्रैकेट में, या 12 ग्राम के साथ संयोग करने वाली ऑक्सीजनों का O का अनुपात क्या है बच्चों, O है ऑक्सीजन, इसमें है 4 अनुपात, इसमें कितना है बच्चों 8। अब इसको काटेंगे तो यह आ जाता है 1/2, जो कि गुणा के रूप में, देखिए 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 × 12, इस तरह से गुणा के रूप में है बच्चों। ठीक है, यही गुणित अनुपात का नियम है। इसके अलावा गुणित अनुपात के अन्य उदाहरण ऐसे हो सकते हैं बच्चों, देखिए SO2 एंड SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें सल्फर का परमाणु भार का 1 परमाणु है, इसमें भी सल्फर का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु। तो बच्चों ये भी गुणा के रूप में ही आएंगे, जब इनके भार को हम देखेंगे निकाल कर, तो हो जाएगा 32
सल्फर का 32 होता है, 32 के साथ 16 दूनी 32, ऑक्सीजन का 32 ग्राम, इधर 48 ग्राम। तो 16 से भाग दे देंगे, 16 दूनी 32, 16 3 48, यानी कि 2:3 गुणा के रूप में, पहले 2 गुना फिर 3 गुना, इस तरह से गुणा के रूप में ही आएगा। तो बच्चों वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, इसलिए इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त है। इसके बाद आगे के शेष बचे 3 नियमों को अगली वीडियो में बताएंगे। आशा करता हूँ ये दोनों नियम आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ लें। थैंक यू।